हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो चलिए उसको यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज, जिससे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या कहता है? रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 till 14 डिफाइंड एज। तो हमें एक सेट दे रखा है A, जिसमें 1 2 3 4 5 एंड टिल 13 14 एलिमेंट्स गिवन है। अब रिलेशन दे रखा है एलिमेंट्स x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मुझे रिलेशन दे रखा है ये। अब जब रिलेशन मुझे ये दे रखा है, तो बच्चों अब मुझे बताना है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो क्या कहता था रिफ्लेक्सिव? अगर सेट का हर एलिमेंट रिलेशन में इस फॉर्म में आकर होना चाहिए। तो मतलब इस रिलेशन R में 1 1 ऑर्डर्ड पेयर 2 2 3 3 4 4 5 5 टिल 14 14 होने चाहिए। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए, अब हमारी अप्रोच क्या होती है? हम एक पेयर को सिलेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पेयर से हम ये प्रूव कर दें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां से कोई एक ऐसा पेयर उठाऊंगा जो कि इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेगा, तो इसलिए मैं बोल दूंगा कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं फॉलो कर रहा। जैसे कि अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर 1 1 की बात करूं, तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 रिलेशन R में होना चाहिए। पर देखते हैं क्या 1 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो देखते हैं 3 into 1 minus 1 that is 2 which is not equal to 0। तो जब 1 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब 1 1 तो पक्का नहीं होगा। जब 1 1 नहीं है तो इसका मतलब R is not reflexive। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। क्या बोलता था सिमेट्रिक? अगर A, B ordered pair belongs to R implies B, A also belongs to R। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम उस पेयर की बात करते हैं जो कि इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो निकाल के देख लेते हैं। 3x इक्वल टू वाई, दैट मीन्स x1 3। अब 1 3 अगर मैं AB को ले लूं 1 3, तो 3 x माइनस वाई सेटिस्फाई इक्वल टू 0 हो रहा है। 3 into 1 माइनस 3 0, तो बिल्कुल हो रहा है। अगर AB बिलोंग्स टू R है, तो सवाल बोलता है कि सिमेट्रिक तभी होगा जब वो BA को भी BA भी R के अंदर होगा। तो 1 3, तो 3 1 भी शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। तो देखते हैं, तो 3x माइनस वाई को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रही है। तो 3 into 3 माइनस 1 that is 8 which is not equal to 0। तो therefore ये सिमेट्रिक भी नहीं है, therefore not symmetric। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। अब जैसे कि अब ट्रांजिटिव क्या बोलता था?
अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। चलिए अब देखते हैं ऐसा होता है। ए बी को मैं मान लेता हूं 1 3, तो हमारा जो फंक्शन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब 1 3, तो BC का जो पहला एलिमेंट होगा वो तो होगा 3, और मैं y को बोल देता हूं 9। अब देखिए 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 3 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है तो बच्चों a कोमा सी दैट इज 1 कोमा 9 को भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या 1 कोमा 9 सेटिस्फाई हो रहा है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं। 3 इंटू 1 माइनस 9 दैट इज माइनस इक्वल 6 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना है इन क्वेश्चन को। बाकी के तीनों पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो बिल्कुल मिलते जुलते ऐसे ही हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू a comma b such that a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive, is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो देखिए R हमें दे रखा है a comma b such that a is less than equal to b square। अब मुझे प्रूव करना है कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सिमेट्रिक प्रूव करना है मुझे, तो मुझे फिर से एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। अब बच्चों, अब मुझे नंबर कौन कौन से लेने हैं, जैसे कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था इसके अंदर हमें मेंशन था कि हमें इनमें से अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में मुझे एलिमेंट्स कौन से लेने हैं, ए और बी की मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, तो ये आपके सवाल में लिखा होता है। यहां पर लिखा है शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो जो ये रिलेशन है, हमें इस रिलेशन की बात सारे के सारे रियल नंबर जितने भी पॉसिबल हैं उन सब के लिए करनी है। अगर एक भी वैलिडेट नहीं कर पाया तो ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि a कोमा a शुड बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a बिलोंगिंग टू, यहां पर हो जाएगा r, क्योंकि मुझे सेट r की बात करनी है। मैं यहां बोलूं तो सिमेट्रिक में कब बोलूंगा, a comma a belonging to R for every a belonging to R। ये R है रिलेशन और ये R है सेट ऑफ रियल नंबर। अब मुझे ये बात प्रूफ करनी है। अगर मैं कर पाया तो ये सिमेट्रिक है, और अगर नहीं कर पाया तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए अब मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो मैं उसी एलिमेंट को ढूंढूंगा
जो ये बोल दे कि सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए अब देखिए, अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करूं, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं 2, तो 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, 4 एंड सिमिलरली तो चलता जाएगा। अब मेरे को कैसे सोचना है कि मुझे कौन सा पेयर लेना है। सिमिलरली अगर मैं माइनस में लूंगा तो भी यही का चीज होगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू का जब मैं स्क्वायर करूंगा वो तो ऑब्वियसली उससे बड़ी हो जाएगी। तो मुझे जो वैल्यू लेनी है वो 0 से 1 के बीच में लेनी है, क्योंकि बाकी जगह ये कंडीशन सेटिस्फाई होती मुझे दिख रही है। तो मुझे जो वैल्यू लेनी पड़ेगी अब 0 से 1 के बीच में लेनी पड़ेगी। अब मैं कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में अज्यूम कर लेता हूं। लेट 1/2 बी द वैल्यू। अब अगर इसे सिमेट्रिक होना है तो 1/2, 1/2 शुड बिलोंग्स टू आर। तो चलिए देखते हैं क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1/2 क्या लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर है? 1/2 का स्क्वायर। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है, क्योंकि 1/2 होता है 0.5 और 1/4 होता है 0.25, तो ये बड़ा है। तो बच्चों 1/2 ने एक ही 1/2 वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई नहीं है। अब सिमेट्रिक भी प्रूव कर देते हैं। चलिए अब सिमेट्रिक होने के लिए मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ एक कंडीशन इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे हमें सोचना है। सिमेट्रिक होने के लिए अगर a, b बिलोंग्स टू R implies b, a should also belong to R। अब मुझे ये प्रूफ करना है। तो चलिए रिलेशन क्या है मेरा, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए अगर a भी R को बिलोंग कर रहा है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट द पेयर बी 1 2, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही है। तो a 1 2 जो है R को बिलोंग करता है। अब 1 2 R को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, अगर इसे सिमेट्रिक होना है तो 2 1 शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। पर चेक करते हैं क्या 2 1 R को बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन थी a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो 2 की वैल्यू, a की वैल्यू हो गई 2, b हो गया 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो देयरफॉर 2, 1 does not belongs to R and therefore R is not symmetric। चलिए ये थी, तो ये बात थी सिमेट्रिक की। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो मैं कब बोलूंगा कि कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, जब a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c also belongs to R implies a, c belongs to R। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मैं बोल दूंगा रिफ्लेक्सिव, वरना नॉट रिफ्लेक्सिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं पेयर लेता हूं, ए बी को मैं कंसीडर करता हूं 3 2। अब 2 1.5, तो BC, तो क्योंकि B को तो 2 ही होना पड़ेगा तो मैं C को मान लेता हूं 1.5, और अब AC हो जाएगा 3, 1.5।
तो ये दोनों पेयर्स मैंने वो सिलेक्ट किए जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन? a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाली। अब मेरे को देखना है क्या AC इनके हिसाब से AC भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। A हो गया यहाँ पर 3 लेस देन इक्वल टू B हो गया 1.5 का C 1.5 का स्क्वायर, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.25। क्या ये कंडीशन सही है? तो नो, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2.25। तो सिंस AC does not belongs to R, therefore not ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों सोचा जाता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को कैसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। जो भी क्वेश्चन हम बीच में स्किप कर रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद से एक बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चंस में डाउट आते हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमसे चैट में पूछ सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ all the books in a library of a college given by R equal to x comma y, x and y have the same number of pages is an equivalence relation। तो भाई यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना है? वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है। और किसको प्रूफ करना है? ये बोला जा रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स, एक ए नाम का सेट है ऑफ ऑल द बुक्स, सेट के अंदर सारी बुक्स हैं। अब मुझे प्रूफ करना है कि उस सेट के अगर मैं एक एक एलिमेंट को पिक करूं और एक्स वाई जो वो दो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए को बिलोंग करते हैं, उनमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो सेम है, तो इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो चलिए, रिलेशन हमें क्या गिवन है? रिलेशन एंड फंक्शन को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको इसको फील लेना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या गिवन है और मुझे कैसे सोचना है कि मैं उसको प्रूव कर पाऊं। और ये चीज आएगी प्रैक्टिस से। तो रिलेशन एंड फंक्शन के जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बाकी मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग है। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत है। अब बोला क्या है कि x and y have same number of pages। चलिए, अब जो सेट है, सेट A, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है सेट ऑफ ऑल द बुक्स। अब जब मैं उस सेट में से x पिक करूंगा, मतलब एक बुक को पिक करूंगा उस सेट में से, तो उसके पेजेस, फिर मैं एक और एलिमेंट y को पिक करूंगा, मतलब एक और बुक को पिक करूंगा, तो वो y। तो बोला गया है जो एक्स वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो चलिए, अब रिफ्लेक्सिव क्या होता था कि हर एलिमेंट ऑफ सेट A शुड हैव द इमेज ऑल्सो A। मतलब अगर एलिमेंट प्री इमेज है तो A उसकी इमेज भी होनी चाहिए फॉर बिलोंगिंग टू R, फॉर एवरी A सच दैट एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक बुक पिक की उस सेट में से, तो बच्चों जब मैंने वो बुक पिक की तो नंबर ऑफ पेजेस उन दोनों के तो इक्वल ही होंगे। मान लीजिए मैंने आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक उठाई, उसमें पेजेस गिने, फिर दूसरी एनसीईआरटी क्लास 12 की एक और बुक उठाई, उसमें पेजेस देखे, तो इन दोनों में तो सेम ही बुक होंगे, सेम ही पेजेस होंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम बुक्स हैं। तो इसीलिए A, तो बिलोंग करेगा ही R को, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होंगे सेम बुक में। तो देयरफॉर
since same book has same number of pages, therefore A comma A belongs to R and R is reflexive. चलिए, मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, अब मुझे प्रूफ करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे कि ए बी अगर बिलोंग करता है आर को, विच इंप्लाइज कि बी ए बी आर में ही होगा। तो देखिए, अब मैंने एक बुक 1 उठाई, बुक 2 उठाई, दोनों में पेजेस सेम है। तो अगर मैं बोलूं कि बुक 1 है सेम नंबर ऑफ पेजेस एज दैट ऑफ बुक 2, या फिर मैं बोलूं बुक 2 है सेम नंबर ऑफ पेजेस एज दैट ऑफ बुक 1, बात तो सेम ही है। अगर मैं बोलूं B1 और B2 के सेम है, या फिर B2 या B1 के सेम है, बात तो एक ही है। तो अगर AB बिलोंग्स टू R, अगर AB बिलोंग्स टू R मतलब A और B के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो BA के भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होंगे, वो भी तो R को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। चलिए, ये बात थी रिफ्लेक्सिव की, ये थी सिमेट्रिक की। अब हमें प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कब बोलूंगा मैं? अगर AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, implies AC should also belong to R। अब बच्चों, चलिए देखते हैं। अब मैंने बोला कि दो बुक्स हैं A और B, इनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो R को बिलोंग कर रहे हैं। मैंने बोला दो बुक्स हैं B और C, इनके भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, मतलब अगर A के पेज है 100, B के भी 100, और फिर मैंने बोला B और C के भी सेम है तो C के भी 100। अब मुझे प्रूफ करना क्या है कि क्या A और C बिलोंग टू R करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। अगर AB भी R सेम पेजेस हैं, BC के भी सेम पेजेस है, तो AC के भी सेम पेजेस होंगे। ये तो क्वाइट अंडरस्टूड बात है और कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो देयरफॉर R is transitive। Since R is symmetric, reflexive and transitive, therefore R is an equivalence relation। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। Let L be the set of all the lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2, L1 is parallel to L2, so show that R is equivalence relation, find the set of all lines related to line y is equal to 2x plus 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। स्लोप आपको आता होगा, आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, बाकी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। हमें रिलेशन दे रखा है R L1, L2 such that L1 is parallel to L2।
अब मुझे प्रूफ, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक रिलेशन है सच दैट कि लाइन एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, एक सेट है एल सारी लाइंस का एक्स वाई प्लेन में, मतलब एक्स और वाई प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस है सारी एल में आती हैं। अब रिलेशन बोलता है कि L1 और L2 जो है वो पैरेलल लाइंस है, तो हमें प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। नाउ सी, अगर मैं कोई एक लाइन सिलेक्ट कर लूं उस सेट L में से, तो वो लाइन खुद के तो पैरेलल होगी ही होगी। तो L1, L1 will belong to R, that is every line is parallel to itself, therefore R is reflexive. अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब देखिए, सिमेट्रिक बोलता है कि अगर लाइन L1 और L2 पैरेलल है तो L2 और L1 भी पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर मान लीजिए ये दो लाइंस हैं और ये है लाइन L1, ये है लाइन L2, तो अगर L1 और L2, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, बिल्कुल। इफ L1, L2 belongs to R implies L2, L1 also belongs to R। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। ऐसा नहीं है कि L1 तो L2 के पैरेलल है पर L2 L1 के पैरेलल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो therefore R is symmetric। अब आ जाते हैं आगे। अब मुझे प्रूफ करना है ट्रांजिटिव। तो चलिए, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R, मतलब लाइन L1 और लाइन L2 पैरेलल है, लाइन L2 जो है लाइन L3 के भी पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है कि L1 जो है L3 के पैरेलल है। तो देखिए, ये थी लाइन L1, ये थी लाइन L2, L1 L2 पैरेलल है, और सिमिलरली ये थी लाइन L3, L2 और L3 भी पैरेलल है। तो बच्चों ये दोनों लाइंस भी तो पैरेलल होंगी। इफ L1, L2 belongs to R, L2, L3 belongs to R, तो ये भी तो अंडरस्टूड है कि L1 और L3 भी R को बिलोंग करेंगे। Therefore R is transitive। Hence relation R, that is L1, L2 such that L1 is parallel to L2, is also is a equivalence relation। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फंक्शंस।
अब क्या होते हैं फंक्शंस वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब सबसे पहली चीज जो मुझे देखनी है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने से पहले भी मुझे ये पता करना है कि भाई ये फंक्शन, हमारे पास हमने दो टर्म्स पढ़ी, ये रिलेशन और ये फंक्शन क्या सेम बात है या ये अलग अलग बातें हैं, हमें ये बात पढ़नी है। तो देखिए रिलेशन और फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जो रिलेशन होता है, अगर मैं बात करूं जैसे कि मान लीजिए ये एक रिलेशन है, अब मुझे बताना है कि भाई ये फंक्शन है या ये फंक्शन है या ये रिलेशन है या ये रिलेशन है या दोनों फंक्शन है दोनों रिलेशन है, मुझे ये बात बतानी है। अब बच्चों बड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, जो फंक्शन होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर ऑर्डर्ड पेयर का वो अलग होता है। मतलब एक वैल्यू डालने पर एक ही आउटपुट मिलता है। अगर मैं एक डोमेन से वैल्यू पिक करूंगा तो एक आउटपुट मिलेगा, वो सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम होगा, सॉरी डिफरेंट होगा। तो जैसा कि यहां डिफरेंट है तो इसलिए मैं इसे बोलता हूं फंक्शन। पर यहां पर वन वन रिपीटिशन हो रही है तो ये होता है रिलेशन। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। अब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले अब मान लीजिए रिलेशन की एक आखिरी बात हम यहां कर देते हैं। अब मान लीजिए एक सेट है ए जिसके अंदर है p एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इसे ऐसे लिखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज इक्वल टू q। तो इन p q से कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं? तो इसका जवाब है 2 की पावर pq। मान लीजिए अगर ये हो जाए 4, ये हो जाए 2, या फिर इसे 5 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो पॉसिबल हैं, जो फॉर्म हो सकते हैं, वो है 2 इंटू 5 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर 10। 1024 रिलेशंस आर पॉसिबल। 5 एलिमेंट p में 1 2 3 4 5, 2 एलिमेंट a में, 5 एलिमेंट b में 6 7, 5 एलिमेंट a में, 2 एलिमेंट b में। सोच सकते हैं आप कितने रिलेशंस पॉसिबल है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी ज्यादा है। चलिए ये था, अब ये क्वेश्चन आपके कई बार एंट्रेंस में आ जाता है, नंबर ऑफ कितने रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं अगर p में 5 एलिमेंट्स हैं, q में 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका जवाब है 2 की पावर pq। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना क्यों है मुझे, क्या रीजन है इसका? तो मुझे टाइप ऑफ फंक्शन से यह बात सीखनी है कि अगर मैं डोमेन में से कोई एलिमेंट लूं, उसका को डोमेन में मेरे को किस तरीके की इमेज मिलेगी। तो इस चीज की स्टडी करनी है मुझे टाइप्स ऑफ फंक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात देखिए, अब फंक्शन कैसा होता है। मान लीजिए ये सेट है, ये सेट है x, ये सेट है y, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। ये है डोमेन। अब यहां पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4,
यहाँ हम मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 एंड 8 भी मान लेते हैं। अब ये था सेट, ये था x, ये है y। तो बच्चों अब मुझे जो फंक्शन मुझे दिखाना होता है वो मैं दिखाऊंगा f(x)(2y)। मतलब क्या है इस लाइन का कि मैं x में से वैल्यू पिक करूंगा, जो भी फंक्शन मुझे दे रखा है मैं उसमें डालूंगा और y में से आंसर को ढूंढूंगा। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x मुझे दे रखा है 2x। अब ये f ऑफ x क्या है? इट इज नथिंग बट y। f ऑफ x इज नथिंग बट y। तो इसका मतलब क्या है? मैं x की वैल्यू पिक करूंगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड f ऑफ x इज सेम एज y। मैं x में से वैल्यू निकालूंगा। मैंने 1 पिक किया। जब मैंने 1 पिक किया तो f ऑफ x हो जाएगा 2 इंटू 1 2। तो जब मैंने 1 को फंक्शन में डाला, डोमेन की वैल्यू 1 को फंक्शन में डाला, तो उसने मुझे एक मैपिंग दिखा दी 2 की तरफ। जब मैंने 2 को पिक किया तो उसने मुझे बोला 4 को पॉइंट करने को। जब मैंने 3 को पिक किया तो उसने मुझे बोला 6 को पॉइंट करने को, और जब 4 को तो 8। अब इस लाइन का मतलब है x से वैल्यू, डोमेन है हमारी x और y है हमारी कोडोमेन। तो डोमेन से वैल्यू पिक करो, फंक्शन में डालो और y के अंदर सर्च करो। तो ये इस तरीके से होता है फंक्शन का काम। अब मुझे मैंने फंक्शन तो देख लिए कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। अब कितने तरह के फंक्शन होते हैं, यही तो हमारा टॉपिक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप का फंक्शन, दैट इज 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोला जाता है। अब 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है? क्या होता है 1 1 फंक्शन? तो 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि डोमेन की हर एलिमेंट के लिए एक ही इमेज पॉसिबल है कोडोमेन के अंदर। एग्जाम्पल, अगर ये है सेट x और ये है सेट y, फंक्शन है x टू y, तो डोमेन की इसकी हर वैल्यू के लिए एक ही इमेज पॉसिबल है। अगर 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। ये है 1 1 फंक्शन। अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं फंक्शन बोलूं कुछ ऐसा, यहां पर 1 की ये भी इमेज है, 1 की ये भी इमेज है, 1 की ये भी इमेज है, तो बच्चों इसको मैं 1 1 फंक्शन नहीं बोलूंगा। एज द नेम सजेस्ट, एक वैल्यू डोमेन से जब लेंगे तो एक ही वैल्यू हमें कोडोमेन में मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो लिख लेते हैं इसको, फॉर एवरी वैल्यू, या फिर एलिमेंट बोल देते हैं इसको, फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन, वरना 1 1 नहीं बोलेंगे। अभी जब एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं, मैनी वन फंक्शन।
जैसा कि नाम से ही दिख रहा है मैनी वन। तो अगर मान लीजिए फंक्शन है, ये है मेरा एक सेट -2 -1 0 1 2, और ये है मेरा एक सेट 0 1 2 3 4 5। तो देखिए अब जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। तो मैं अब जब मैं x की वैल्यू x से, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल X, सेट x को, अब जब मैं -2 पिक करूंगा और फंक्शन में डालूंगा मुझे तब भी 4 मिलेगा, और अगर मैं 2 पिक करूंगा मुझे तब भी 4 मिलेगा। अगर मैं -1 पिक करूंगा मुझे 1 मिलेगा, और अगर मैं 1 पिक करूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, और 0 के लिए मुझे मुझे 0 मिलेगा। तो देखिए यहां पर डोमेन के दो एलिमेंट्स का जो कोडोमेन में जो इमेज मिली वो सेम मिली। -2 डालूं या 2 डालूं तो जो मुझे इमेज मिलेगी वो 2 ही मिलेगी। -1 डालूं या 1 डालूं जो इमेज मिली वो सिंगल मिली, 1 ही मिली। तो इस तरीके के फंक्शन को बोला जाता है मैनी वन फंक्शन। जैसे उनको 1 1 को इंजेक्टिव बोलते थे, इनके लिए ऐसा कोई नाम नहीं होता। मैनी वन फंक्शन होगा जब दो डोमेन में से दो एलिमेंट्स एक इमेज को पॉइंट कर रहे हो सकता है एक इमेज, जरूरी नहीं है हमेशा दो 3 या 3 से ज्यादा, जितने भी, अगर मोर देन 1 elements of domain is pointing to a single image in codomain, then that function is called many one function। ये होता है many one function। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये बात पूछी जाती है, ऑन टू फंक्शन। क्या होता है ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन हम बोलते हैं, इनका दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। चलिए सबसे पहले इसकी डिफाइन लिख लेते हैं और उसके बाद इसे समझेंगे। A function, let it be f, from x to y is said to be onto if every element of y is image of some element in x। हमें अभी नहीं समझ आया सर ये क्या लिख दिया आपने, मुझे नहीं पता लग रहा। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ऑन टू फंक्शन बोलता है कि जो हमारी कोडोमेन है दैट इज सेट y, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स, एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए x के अंदर जिससे वो लिंक्ड हो, जिससे वो मैप्ड हो। एग्जाम्पल, ये है x, ये है y, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8। अब देखिए, अब जो मेरा फंक्शन है वो है लेट द फंक्शन बी 2x। मैंने फंक्शन ले लिया f of x, ले लिया 2x। अब मैंने जैसे ही x की वैल्यू 1 डाली तो मुझे मिल गया 2।
मैंने जैसे ही 2 डाली तो मुझे मिल गया 4, जैसे ही 3 डाली तो मुझे मिला 6, जैसे ही 4 डाली तो मुझे मिल गया 8। तो देखिए सारी की सारी वैल्यूज 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 की मैप्ड है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x से। तो यही होता है ऑनटू फंक्शन। अ फंक्शन f x to y is said to be onto if every element of y is image of some element in x। को सारे के सारे एलिमेंट ऑफ y इमेज होनी चाहिए किसी एलिमेंट की ऑफ x। अब मान लीजिए इमेज सारे एलिमेंट्स नाउ फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूं 9। तो ऐसी क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है यहां पर जिसको मैं डालूं फंक्शन fx में और मुझे 9 मिल जाए? तो इसका जवाब है नहीं। तो अगर ऐसा अकर करता है तो क्योंकि ये एलिमेंट मैप्ड नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन जब ही होगा जब सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ y इज द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट्स इन x। अब यहां से मुझे दिख रहा है, मैं इसको रब करता हूं। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि भाई यहां तो y मेरी थी कोडोमेन। अगर मैं यहां से कोडोमेन लिखूं तो कोडोमेन हो गई 2 4 6 8। और अगर मैं लिखूं रेंज तो बच्चों मेरी रेंज भी हो गई 2 4 6 8। जब दोनों 2 4 6 8 2 4 6 8 हो गई, जब अब देखिए यहां पर कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गई, तो जब भी कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन जो है ऑन टू है। फंक्शन इज ऑन टू। तो चलिए ये था मेरा इस वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट। बाकी के टाइप्स ऑफ फंक्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। टिल टाइम अगर आपको इस वीडियो में से कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं चैट के थ्रू। थैंक यू सो मच।